स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं स्टडी IQ। बात कर रहे हैं हम अबाउट द आर्ट ऑफ नॉट फेलिंग इन एग्जाम्स। देखिए, एक प्रकार से सिविल सर्विसेज की परीक्षा आपको 3 स्टेजेस के लिए प्रिपेयर करती है: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। कुछ लोग प्रीलिम्स को तो पार आसानी से कर जाते हैं, मेंस में जाकर अटक जाते हैं। कुछ लोग मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, लेकिन उनका कभी प्रीलिम्स निकलता ही नहीं है। और कुछ लोगों से बात कर कर आपको ऐसा लगेगा कि जी ये तो IAS बनना ही चाहिए, इसे तो जरूर IPS में होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं कि वो एग्जाम से बाहर रहते हैं। दे आर डिजर्विंग, वो इंटरव्यू में जाकर बैठने के योग्य हैं, लेकिन नहीं बैठ पाते। तो आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल कम टू नो कि आपको ये रिपीटेड अटेम्प्ट्स का चक्कर कैसे खत्म करना है, किस तरीके से मेंस की एकदम सॉलिड प्रिपरेशन करनी है, प्रीलिम्स को पार करते हुए मेंस का जो मेन मुद्दा है, मेंस की जो मेन दीवार है, उसको आपको तोड़ना है। आइए देखते हैं हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। मैं हूं आशीष, आई टेक हिस्ट्री एट स्टडी IQ, बट यू नो, नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड फॉर यू। मैं बात कर रहा हूं द रेलेवेंस ऑफ नोट्स। कैसे नोट्स बनाना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि नोट्स बनाना शायद उतना जरूरी नहीं है, बिकॉज हमारे पास प्रिंटेड मटेरियल्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। ओवरलोड है इंफॉर्मेशन की। योजना पढ़ना है, उसके PPTs अवेलेबल है। कुरुक्षेत्र पढ़ना है, वो भी अवेलेबल है। जिस्ट भी अवेलेबल है, समरीज भी अवेलेबल है। तो मैं करूं तो करूं क्या, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। देखिए, सबसे पहली बात, मेंस जो है वो खुद एक रिटन एग्जामिनेशन है। UPSC का जो सेकंड चरण की एग्जामिनेशन है वो खुद आप लिखेंगे। यू हैव टू राइट ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स इन 3 आवर्स। 3 घंटे में 4000 वर्ड्स आपको लिखने हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं, 10 क्वेश्चंस 250 वर्ड्स के और 10 क्वेश्चन 150 वर्ड्स के, यानी कि ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 22 वर्ड्स लिखने हैं आपको 1 मिनट में। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, और 2 पेपर यानी कि 6 घंटे की प्रैक्टिस। आप 8000 वर्ड्स लिखेंगे 6 घंटे में। इसीलिए लिखना सबसे जरूरी है, जो मैं कह रहा हूं। राइटिंग मेक्स एवरी डिफरेंस इन द वर्ल्ड। आपको अगर लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस होगी कि जी मैं पढ़ के अपना काम चला रहा हूं, पढ़ के मैं मेमोराइज भी कर रहा हूं, आपको याद भी हो जाएगा बहुत कुछ, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आपको लिखना नहीं है आंसर। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, आपको एक टिक करना है और पेपर में एक गोला भरना है, बस बात खत्म। दैट इज प्रीलिम्स फॉर यू। बट मेंस में तो ऐसा नहीं होगा। मेंस में तो आपको लिखना ही है। और देखिए, IAS, IPS, IFS आप बनेंगे मेंस के मार्क्स से। आई होप सारे स्टूडेंट्स को यह बात पता होगी। प्रीलिम्स के मार्क्स से आप बस क्लियर करते हैं। तो मेंस आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है। मैंने ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो बहुत मेहनत करके प्रीलिम्स को पार कर लेते हैं, लेकिन मेंस में अटक जाते हैं। यह वीडियो उन्हीं के लिए है। नाउ दूसरी चीज क्या होती है लिखने से? देखिए, प्री जो है वो एक मेमोरी गेम है। प्री की एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन में मेमोरी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। यानी कि सबसे अच्छी चीज जो मैं करता था, जो मुझे लगती थी प्रैक्टिस के लिए मेरे तैयारी करने वाले दिनों में, व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, कि मैं जब प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन देखता था तो मैं ऑप्शंस की तरफ जाता भी नहीं था, क्योंकि UPSC एग्जामिनर जो होते हैं वो जानते हैं कि एक कैंडिडेट जो है उसको कैसे बरगलाया जा सकता है, उसको कैसे मिसलीड किया जा सकता है बाय गिविंग वेरी क्लोज ऑप्शंस। तो मैं तो ऑप्शंस को अपने हाथ से पहले ही छुपा देता था। वो ट्रिक मुझे प्ले करने ही नहीं देना है। मैं क्वेश्चंस को अपने हाथ से ऑप्शंस को अपने हाथ से छुपाता था, सिर्फ क्वेश्चन देखता था, एंड आई वाज ट्राइंग टू रिकॉल इट। जहां पर भी फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात आती है, मैं अपने आंसर्स खुद रिकॉल करता था, साइड में लिखता था, और उसके बाद देखता था कि कौन से ऑप्शन सबसे करेक्ट है और मार्क करता था, राइट? ये मेमोरी गेम आपको तब हेल्प करेगा जब आप अपने हाथ से लिखेंगे।
ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन करते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने का। तो सारे ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट्स भले ही कोई भी स्ट्रीम से हो, आप इस परीक्षा को दे सकते हैं, और वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको जल्दी याद होता है, और वही कोई प्रिंटेड नोट्स हो, वही न्यूज़पेपर के प्रिंट्स हों, वही मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे के प्रिंट हों या योजना के हों या कुरुक्षेत्र के हों, वो आपको जल्दी याद नहीं होंगे क्योंकि वो प्रिंटेड हैं। आपके अपने दोस्त के भी प्रिंट्स आपको जल्दी याद नहीं होंगे, उसके भी हैंड राइटिंग्स आपको जल्दी याद नहीं होंगी जितनी जल्दी आपको अपने हैंड रिटन नोट्स याद होंगे। एक कहावत है यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो काफी एस्पिरेंट्स कहते हैं, और मैं यहां पर दोहरा रहा हूं कि अपने हाथ का बनाया हुआ नोट्स और अपने हाथ का बनाया हुआ खाना कभी भी हानि नहीं करता है, कभी भी आपका नुकसान नहीं करता है, कभी भी आपको खराब नहीं करेगा, राइट? तो अपने हाथ से नोट्स बनाना सीख लीजिए, खाना आए ना आए। नाउ दो चीजें हैं, ऑनलाइन बनाएं कि ऑफलाइन नोट्स बनाएं, यानी कि हम आईपैड्स पे बना सकते हैं नोट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो वन नोट, एवर नोट, ये कुछ प्रोग्राम्स के नाम हैं जिसमें आप फाइल्स बना सकते हैं अपने लैपटॉप पर या आईपैड्स पर, और वो फाइल्स में रेगुलर अपडेट कर सकते हैं। इससे ये होता है दैट एडिशन में आसानी है। यानी कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मैंने यूनिवर्सल सिविल कोड पढ़ा। नाउ यूनिवर्सल सिविल कोड के ऊपर पूरे साल करंट अफेयर्स आ रहे हैं, और पूरे साल करंट अफेयर्स आ रहे हैं, यानी कि मैंने पहली बार लिखा होगा अपने एवर नोट में या अपने नोटपैड में, और उसके बाद मैं वापस सर्च करूंगा, आराम से मुझे अपना पेज मिल जाएगा, उसी में मैं ऐड कर दूंगा। चाहे मैं एक बार पढ़ूं या 2 महीने बाद पढ़ूं या तीसरे महीने बाद कोई एडिशन आए तो कर दूं, मैं बड़े ही आराम से कर सकता हूं। हर एक टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में इजीली एडिशंस कर सकता हूं, सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। साथ ही साथ अगर मुझे कोई लिंक डालनी है न्यूज़पेपर की, या मुझे कोई एक्स्ट्रा एमसीक्यू डाल देना है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है कोई क्वेश्चन डाल देना है, वो भी मैं बड़े आसानी से डाल सकता हूं। और जैसे ये फाइल्स बड़े होते जाएंगे, जैसे ही करंट अफेयर्स के या पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के फाइल्स बड़े होते जाएंगे, मैं कीवर्ड्स के थ्रू भी इंपॉर्टेंट नोट्स ढूंढ सकता हूं। दीज आर इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स जो मुझे ऑनलाइन नोट्स बनाकर मिलते हैं। लेकिन ऑफलाइन का क्या, ऑफलाइन के क्या फायदे हैं? देखिए, ट्रेडिशनल A4 व्हाइट शीट्स पर आप, यानी कि एक A4 शीट्स आप लेंगे और उस पर आप लिखना शुरू करेंगे विदाउट रूल्ड। उसमें रूल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की आपके आंसर शीट पे कोई रूल नहीं होता है, यानी कि उस पर कोई रेखाएं नहीं होती है। आपको प्लेन व्हाइट पेपर पे लिखने की आदत भी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो आदत भी नहीं होती है, राइट? तो आदत आज से बनाइए ऑफलाइन मोड में। डिवाइडेड अलॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूं क्लास में भी कि जैसे आप पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, कल्चर, एनवायरनमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स के नोट्स जो आप पढ़ते हैं और साथ ही साथ जो आप क्लास में पढ़ेंगे, सबके नोट्स अलग अलग होने चाहिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अलग अलग होने के साथ अगर आप ऑफलाइन प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि पेपर्स में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये बड़े भी हो सकते हैं, बल्कि हो सकते हैं, भारी भरकम हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, जब तक आप 8-9 महीने की तैयारी करेंगे, वो इतने सारे बड़े नोट्स हो जाएंगे। ठीक है, घूम भी सकते हैं आपसे, आप कहीं छोड़ भी दो, या मान लो कुछ ऐसी सिचुएशन आई, आप हॉस्टल में प्रिपेयर कर रहे हैं या लाइब्रेरी में लेके गए नोट्स, कहीं भूल गए तो क्या हो गया? ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं ऑफलाइन नोट्स के साथ, यानी कि पेपर, व्हाइट पेपर, ट्रेडिशनल नोट मेकिंग के साथ। लेकिन एक स्टूडेंट को अपनी जायदाद से ज्यादा अपने नोट्स को संभाल के रखना चाहिए, मुझे तो यही लगता है, और पर्टिकुलरली यूपीएससी स्टूडेंट को तो बिल्कुल ये करना चाहिए। ठीक है ना? तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड्स के फायदे और नुकसान मैंने दोनों आपको बताए। ठीक है, ऑनलाइन में नुकसान यह है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस, अगर कीबोर्ड पे आपकी टाइपिंग फास्ट है तो ठीक है, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी कीबोर्ड पे अभी तो एग्जाम नहीं ले रही है। जिस वक्त यूपीएससी का एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो जाएगा, अगर मेंस का होता है तो, तब हम बात करेंगे कि हाँ, ऑनलाइन नोट मेकिंग इज द बेस्ट नोट्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आप नोट्स बनाना कब से शुरू करें। देखिए, मैंने आपके सामने ये टाइम टेबल रखा हुआ है। ये 2024 का यूपीएससी का टाइम टेबल है कि यूपीएससी कौन से एग्जाम करवाएगी 2024 में।
हर साल एडवांस यूपीएससी ये टाइम टेबल निकाल देती है। आपको भी मैं एनकरेज कर रहा हूं कि जाकर आप यूपीएससी के वेबसाइट पर ये टाइमलाइन देखें। 2 एरोज मैंने बनाए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का 2024 का एरो जो 26 मई को होने वाला है 2024, और दूसरा है वही सिविल सर्विसेज मेंस जो होगा सितंबर 20 2024, और वो 5 दिन का होगा। यहां पे लिखा हुआ है कि 20 सितंबर से 5 दिन की मेंस की एग्जामिनेशंस होगी और प्रीलिम्स की मई में होगी 26 को। तो बात चलती है कि इस बीच में, यानी कि प्रीलिम से लेके मेंस के बीच में आप मेंस की तैयारी तो नो डाउट करेंगे ही करेंगे, नो डाउट। लेकिन आज से अगर मैं बात करूं, यानी कि आज इस वक्त से मैं बात करूं, आपके साथ टोटल 11 महीने हैं, ऑलमोस्ट 11 महीने हैं प्री की तैयारी करने के लिए। तो इसका मतलब क्या, आप पूरे 11 महीने प्री की ही तैयारी करेंगे बैठ के? ये वो बात होगी कि आप पूरे 11 महीने प्री की तैयारी करेंगे। आज के तारीख के हिसाब से 2023 में ही आप 2024 की प्री की तैयारी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन मेंस की बिल्कुल ही नहीं करेंगे। होगा ये कि आप प्री तो जरूर पास कर लेंगे, बट जब मेंस की बारी आएगी आपकी नैया पलट सकती है, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेंस की तो इसमें बहुत अच्छे से तैयारी होगी ही होगी, लेकिन इससे पहले वाला जो टाइम पीरियड है, जो ऑलमोस्ट 2023 से आप 2024 के मई तक की कहानी जो होगी, वो आपकी प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी होगी। हम क्लास में भी यही करते हैं। अगर कोई क्लास आपको सिर्फ प्री की तैयारी करवाए, दैट इज अ रॉन्ग एंड। ये एक सही ट्रेडिशन नहीं है, क्योंकि मेंस ही आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो नोट्स जो आपके बनने चाहिए, कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल कैसा बनाएं, आप नोट्स कब बनाएं, कितने देर में आपको, क्या कितने दिनों में आपके नोट्स बनके तैयार होने चाहिए। आपके जो नोट्स हैं उसको 2 भाग या 2 भागों में डिवाइड करिए। एक होता है स्टैटिक सिलेबस। स्टैटिक सिलेबस का मतलब वो सिलेबस जो चेंज नहीं हो रहा है। पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल्स चेंज नहीं होंगी, हिस्ट्री के फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे, ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होने वाले हैं, राइट? साइंस एंड टेक के फंडामेंटल टॉपिक्स नहीं चेंज होंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक्स जो हैं, एटम या एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स चेंज नहीं होने वाले अनटिल अनलेस नया रिसर्च आ जाए। या ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका करंट अफेयर से रिलेशन तो होगा, लेकिन जो मेन टॉपिक होगी वो चेंज नहीं होगी। ऐसे सब्जेक्ट को आप पहले 4 महीने के प्रिपरेशन में कंप्लीट कर लें नोट्स बना के। दैट शुड बी डन फर्स्ट 4 मंथ्स, पहले 4 महीने में। ये आपके क्लास में भी होगा। पहले 4 महीने में ऑलमोस्ट आप 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। एटलीस्ट स्टडी आईक्यू में तो यही होता है। दूसरी चीज होगी आपकी करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन और करंट अफेयर का नोट्स आप जब से तैयारी करने लगे हैं तब से लेके कब तक चलेगा? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है। यानी कि जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिलती, जब तक आपको आपका गोल नहीं मिलता है। यू हैव टू अचीव योर गोल। मान लीजिए कि मैंने 2023 में तैयारी शुरू की, 2024 में मैंने प्री दिया, मेंस भी दिया, दोनों निकल गया और इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं और इंटरव्यू दे के आया तो हो सकता है आपको लगे अरे मेरा तो प्रिपरेशन हो गया, मैं तो इंटरव्यू दे के आ गया हूं। नहीं, जिस दिन इंटरव्यू देने गए हो उस दिन भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे और नोट्स बनाओगे, और इंटरव्यू देने के बाद आकर सारे रिलेटिव्स को फोन करके नहीं बोलोगे कि अरे यार मेरा हो गया, यू नो आई हैव गिवन इंटरव्यू, आई एम अ बिग शॉट नाउ। नहीं, जिस दिन तक रिजल्ट आएगा उस दिन तक आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते रहेंगे, और जिस दिन रिजल्ट आ गया तो एक दूसरे फ्रेंड की मदद करेंगे, वो नोट्स देकर या उस नोट्स को बताकर कि मैंने ऐसे प्रिपरेशन किया। मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का नहीं हूं कि आपको आपके नोट्स, पुराने नोट्स, वो भी करंट अफेयर के नोट्स किसी को दे देने चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था अपने हाथ का नोट्स और अपने हाथ का खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना।
सो करंट अफेयर्स जब से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं सिलेक्शन तक आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। दिस इज लाइक योर रोटी पानी। रोटी पानी हम नहीं छोड़ते ना जब तक हमारी जिंदगी चलती है, तो आपकी जिंदगी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में चली हुई है उसे आप नहीं छोड़ेंगे। करंट अफेयर्स को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, करंट अफेयर के नोट्स बनाना आप नहीं छोड़ेंगे। आते हैं कि सब्जेक्ट्स के नोट्स, कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के नोट्स, जो मैंने आपको स्टैटिक और करंट अफेयर बताया। देखिए यूपीएससी के जो 5 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट बड़े सब्जेक्ट्स हैं, वो इस प्रकार हैं: पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें से और भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, और वो आप तो प्रिपेयर करेंगे ही, लेकिन उसका नाम मैं अभी डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं। मैंने क्या लिखा है, बिग 5। सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे। यू विल सी द सिलेबस फ्रॉम नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी की हर साल फरवरी में अपनी नोटिफिकेशन निकालती है, तो फरवरी में आप यूपीएससी के वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखेंगे। मान लीजिए अभी फरवरी आया नहीं है 2024 का, तो आप 2023 के फरवरी वाले नोटिफिकेशन पे जाएंगे, वहां पे सिलेबस है, सिलेबस को आप डाउनलोड करेंगे। उसमें आप देखेंगे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। अब जैसे कि मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री में भी एंशियंट होता है, मिडीवल होगा, मॉडर्न होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री होगी, आर्ट एंड कल्चर होगा। ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। साथ ही साथ ज्योग्राफी पढ़ने वाले इसको रिलेट करते हैं एनवायरनमेंट से भी। सो एनवायरनमेंट भी आपका सब्जेक्ट है, जो दूसरा छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा वैल्यू है। और साथ ही साथ साइंस एंड टेक। तो एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक छोटे मोटे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, बट ये जो 5 बिग चंक हैं, इनके नोट्स स्टैटिक में जो मैंने आपको बताया था, स्टैटिक वाला पार्ट, ये स्टैटिक वाले सिलेबस हैं। आप इनके फर्स्ट 4 मंथ्स में नोट्स बनाकर निश्चिंत हो जाएंगे। यू विल बी फ्री, आपको फ्री हो जाना है नोट्स बना के इनके सारे। ठीक है, और करंट अफेयर का तो नोट्स चलता ही रहेगा, राइट? वो तो हम बात करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो, हाउ टू मेक करंट अफेयर नोट्स। बट आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये 5 बेसिक बुक्स के बारे में या 5 बेसिक सब्जेक्ट्स के बारे में। स्टार्ट विद द बेसिक। सबसे पहले जो सबसे पहला चरण होता है एबीसीडी वाला, एनसीईआरटी इज द एबीसीडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। सो आप इन सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी लेंगे। कौन से क्लास से लेकर 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट्स के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। नाउ 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों आपको 11th 12th करना है इकोनॉमिक्स का। ज्योग्राफी का भी आप 11th 12th बहुत अच्छे से करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा 8 से लेकर 12th स्टैंडर्ड सारे बाकी सब्जेक्ट्स, यानी कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, राइट, ये 4 बड़े सब्जेक्ट्स हैं। इसके आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। नाउ एनसीईआरटी 2 भागों में है, 2 टाइप की है, एक ओल्ड है, एक न्यू है। ठीक है, लगभग अब ओल्ड जो एनसीईआरटीज हैं, ये बहुत पुराने सोर्स हुआ करते थे, अच्छे भी सोर्स हुआ करते थे, बिकॉज ये सारे बेसिक्स को कवर करते थे और ट्रेडिशनल फॉर्म में कवर करते थे, जैसा आपका सिलेबस है वैसे ही कवर करते हैं। लेकिन अब जो नए एनसीईआरटी आए हैं, उसमें आप देखते होंगे न्यूज में कुछ चैप्टर्स डिलीट कर दिए जाते हैं, कुछ एडिशंस किए जाते हैं, कुछ कल्चर के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो मैं जानता हूं कि हिस्ट्री में क्या चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल ओल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी की आपको बहुत अच्छे से पॉलिटिकल हिस्ट्री समझा देगी, ठीक है, और टाइमलाइन भी समझा देगी। लेकिन यही जब न्यू एनसीईआरटी आती है, तो नई एनसीईआरटी पॉलिटिकल हिस्ट्री में नहीं डील करती है। नई एनसीईआरटी जो है वो कल्चर के पर्सपेक्टिव से डील करती है। इसीलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप पहले ओल्ड एनसीईआरटी का प्रिपरेशन कर लें, ठीक है, और उसके बाद नई एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, वो बहुत ही आसान होगा, नो प्रॉब्लम इन दैट। और पढ़ें कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि पढ़ें कैसे। नाउ फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन अ चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। मैंने एनवायरमेंटल इश्यूज का चैप्टर 16 लिया है, ओके।
अगर आप यहां पर देखें, इस चैप्टर को 17 पेजेस में ये चैप्टर डिवाइडेड है। मैंने स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 पेजेस के समरी आपके लिए बनाए हैं, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाना है। ये देखिए A4 शीट है। A4 शीट में मैंने साइड में दोनों तरफ यानी कि बॉटम पर और ऊपर मैंने बाउंड्री बनाई है, और जो मेरा मेन मटेरियल है मैंने यहां पर लिखना शुरू किया है। तो यहां पर देखिए चैप्टर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। मैंने अगर ये पूरा चैप्टर का समरी है तो चैप्टर के समरी को लाइन बाय लाइन उतार नहीं दिया है, वो मैंने नहीं किया है। मैंने क्या किया है, आई हैव मेड शॉर्ट नोट्स। मैंने छोटे छोटे समरी में जो मुझे समझ में आया वो मैंने बताया। तो मैंने ये लिखा है कि पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से फूड, शेल्टर, होम, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इन सब पर दबाव बढ़ता है। हम सबको होम चाहिए, हम सबको फूड चाहिए, हम सबको शेल्टर्स चाहिए, हम सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इसी वजह से ये सारे होते हैं कॉमन गुड्स। ये कॉमन गुड्स पर प्रेशर पड़ रहा है। उसी प्रेशर के नतीजे से ये होता है कि हमारी एनवायरमेंट या हमारा जो प्रकृति है जहां से हम ये सारी चीज सोर्स करते हैं, जब हम लेते हैं, उस पर भी असर पड़ रहा है। उसको बचाने के लिए सरकार ने एक एक्ट लाया है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब मैंने ये एक्ट यहां पर ये लिखा है कि एयर, वाटर और सॉइल के लिए ही था। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट किसके लिए है, एयर, वाटर, सॉइल और केमिकल या हजार्डस केमिकल्स के लिए। तो हजार्डस केमिकल्स के लिए नहीं है, सिर्फ एयर, वाटर, सॉइल के लिए। ये बड़ी सिंपल चीज है, राइट। तो मैंने एक सिंपल लाइन में लिखी और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी दे दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में सेक्शन आता है एयर पॉल्यूशन का। तो मैंने बताया कि एयर पॉल्यूशन किसे इफेक्ट करता है, एनसीईआरटी में लिखा है। तो मैंने एक सिंपल लाइन में लिख दिया कहां कहां पे सोर्सेज होते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, स्मेल्टर्स होते हैं, और दूसरे इंडस्ट्रीज होते हैं, माइनिंग्स होती हैं, जिसको एयर पॉल्यूशन एक प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसको पार पाने के यानी कि उसके रेमेडी क्या है, यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर, कैटालिटिक कन्वर्टर। ये सारे मशीन्स के नाम हैं जो हम थर्मल पावर प्लांट में लगा सकते हैं, अपनी गाड़ियों में लगा सकते हैं, अपने घरों में लगा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसका और किस तरीके से उपयोग हो, नाउ दैट इज डन। ये मेरा एनसीईआरटी का पार्ट है जो बीच में मैंने लिखा है, राइट। वो मैंने बीच में लिखा है, एनसीईआरटी का पार्ट है। तो मैं साइड में मैं क्या लिखूंगा और यहां पर मैं क्या लिखूंगा वो मैं आपको बताता हूं। आपका काम बस इतना है कि पहले आप एनसीईआरटी के ऐसे ही समरी बेस्ड नोट्स बना लें और यहां पर बीच में लिख दें, बात खत्म। नाउ व्हाट, नाउ नेक्स्ट व्हाट। नेक्स्ट ये होगा कि आपको बेसिक से आगे बढ़ना है, राइट। बेसिक से आप कैसे आगे बढ़ेंगे? स्टेप 2, मूव बियॉन्ड एनसीईआरटी, बिकम एन एक्सपर्ट। यहां पर बात आती है क्लास की। जैसे ही आप क्लास करते हैं, हम आपको बेसिक तो नहीं पढ़ाएंगे, बेसिक के साथ और एडवांस पढ़ाएंगे। तो आप क्लास में आए, हमने क्लास में आपको नोट्स दिए। क्लास में आने से पहले ही हम आपको नोट्स देते हैं, पीपीटी, क्रक्स और हैंडआउट्स। क्रक्स और पीपीटी हमने दिए हर क्लास के लिए, वो तो दिया ही दिया, वो प्रिंटेड फॉर्म में आता है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। ये टॉपिक है और टॉपिक का मैंने पूरा क्रक्स बहुत ही डिटेल में आपको क्लास ज्वाइन करने से पहले ही दे दिया है, ठीक है ना। ये क्रक्स आपके साथ में, और लेक्चर अटेंड कर रहे हैं आप मेरे क्रक्स के साथ, आप मेरे साथ मेरे लेक्चर में अटेंड कर रहे हैं। दैट इज सिंपल थिंग। उसके बाद ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलूंगा क्लास में जो क्रक्स में भी नहीं लिखा हो। मान लीजिए कि अगर मैं हड़प्पा के ऊपर कोई लेक्चर दे रहा हूं और हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड एक रीसेंट एक्सकवेशन होता है, एक रीसेंट खुदाई होती है। मान लीजिए तमिलनाडु में एक रीसेंट खुदाई हो रही है किलाड़ी में। अब वो चीज तो करंट अफेयर की यहां पर नहीं लिखी होगी, बिकॉज ये स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है, ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो मैं आपको क्लास में बता रहा हूं कि इसके अलावा एक अभी रिसेंटली 2021 में खुदाई हुई है तमिलनाडु में, जो आईवीसी से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो आप यहां पर लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, हो गया। तो क्रक्स आपके साथ है, नोट्स आपके साथ है। यहां पर हो सकता है एक्स्ट्रा लेक्चर्स टीचर्स के आप यहां पर ऐड भी कर लें। अब क्या करेंगे? अब होगा क्लास में एडमिशन, है ना, कि क्रक्स कहां से मिल रहा है। ऑब्वियसली आपकी क्वेश्चन ये कि सर क्रक्स हमें कैसे मिलेगा, पीपीटीज हमें कैसे मिलेंगी? भाई ऐसे मिलेंगी कि हमारे लेक्चर शुरू हो रहे हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। देखिए कोचिंग्स या पर्टिकुलरली
हमारे स्टडी आईक्यू के कोचिंग आपको सिर्फ मेंस या सिर्फ प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करते। आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू शुरू से लेके अंत तक प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे क्लासेस में ऐसा ही होता है कि प्रीलिम्स की 8 महीने की तैयारी करके टाटा बाय बाय, ऐसा स्टडी आईक्यू नहीं करती है। P2I बैचेस का ही मतलब यह है कि जैसे ही आप प्रीलिम्स पार करेंगे हम आपको वापस बुला लेंगे जी, हम आपको वापस मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में बुलाएंगे, दिल्ली के कैंपस में बुलाएंगे और आपकी तैयारी होगी इन द सेम फीस बाय यूजिंग द कोड ऐश लाइव। जब आप ऐश लाइव कोड यूज करते हैं, सेम फीस में आपकी मेंस रेसिडेंशियल की प्रोग्राम्स की तैयारी होगी। मेंस के लिए वापस हम आपको पढ़ाएंगे और इससे कहीं ज्यादा डीप में जाकर पढ़ाएंगे, राइट? सो ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैचेस में अवेलेबल है। यूज द कोड ऐश लाइव, यूज इट and see the difference in notes making, see the difference in your main strategy, see the difference in your prelim strategy altogether, right? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहां पर बीच में आपको बताना चाहता था। अगर ये आपको लेना है, आपको मेरा ये कोड यूज करना पड़ेगा ऐश लाइव, देन ओनली यू विल बी गेटिंग दिस हेवी डिस्काउंट आउट देयर। फैकल्टी कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐश लाइव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आपको हेवी डिस्काउंट्स मिलेंगे। वैसे और दूसरे भी डिस्काउंट्स मिलेंगे लेकिन इतना कम नहीं होगा, राइट? मैं चाहता हूं कि कम से कम तरीके से अफोर्डेबल होना चाहिए आपके प्रिपरेशन, इसीलिए आपको ये कोड यूज करना है। नाउ आपने देखा एनसीईआरटी, आपने देखा क्रक्स। अब होता क्या है? होता ये है कि ये है आपका क्रक्स जो मैंने क्लास में आपको प्रिंटेड फॉर्म में दिया, ये है आपकी एनसीईआरटी। अब देखिए यहां पर मैंने साइड में मार्क बनाया था। नाउ यहां पर मैंने लिखा है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, PYQs। आप क्लास में क्लास नोट्स के साथ टेस्ट भी देंगे। मान लीजिए टेस्ट में कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो यहां पर मेंशन नहीं था, जो क्रक्स में था, तो आपके पास क्रक्स भी है, आपके पास एनसीईआरटी भी है। क्रक्स वाले पॉइंट आप इसमें जोड़ दीजिएगा। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्रक्स वाले पॉइंट आपने जोड़ दिए। कुछ टेस्ट वाले पॉइंट या टेस्ट वाले क्वेश्चंस जो ना क्रक्स में लिखे हैं ना यहां पर लिखे हैं, लेकिन हम देते हैं क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से क्वेश्चन आ जाए, तो हम देते हैं। आप यहां पर वो वाले क्वेश्चंस यहां पर लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर, जहां पर ऊपर लिखा हुआ था, यहां पे मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन लिख दिया कि भैया ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में, तो मैंने यहां पर ऐसे क्वेश्चन ऐसे घेरा लगाया और यहां पर लिख दिया PYQ। बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया बेंजीन को भी प्रिपेयर करिए अच्छे से, क्योंकि बेंजीन एक बहुत इंपॉर्टेंट एयर पॉल्यूटेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है, यहां पर मैंने साइड में लिख दिया। और नीचे जो क्लास में मुझे डिस्कस करने के लिए कहा गया, मेन स्पेसिफिक, डिस्कस द फंडामेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन नेचर और ऑन ह्यूमन एनाटॉमी। मान लीजिए ह्यूमंस के ऊपर या क्रॉप्स के ऊपर, एयर पॉल्यूशन के ऊपर आपको एक मेंस वाला आंसर लिखना है, तो वो भी मैंने नीचे कहा है कि देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज मेरे टीचर ने बताया। हुआ क्या? हुआ ये कि क्रक्स हो, एनसीईआरटी हो, क्लास नोट्स हो, टेस्ट हो, सारे के सारे एक पेज में मेरे पास मटेरियल है। और जब मैं तैयारी करने जा रहा हूं, यानी कि जब मैं एग्जाम करने जा रहा हूं, एग्जाम में मुझे रिवाइज करना है, तो मैंने यहां पर देखिए एक स्टिक नोट लगा के रखा हुआ है, येलो कलर का स्टिक नोट्स आते हैं। तो ये स्टिकी नोट्स एक्चुअली क्या है, इसका पूरा समरी मैंने यहां पर लिखा है छोटे छोटे अक्षरों में और इन अ वेरी शॉर्ट वे। यानी कि जिस दिन एग्जाम होगा मुझे ये पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, मुझे बस यहां तक ये वाला पार्ट पढ़ना है और तुरंत मेरे टेस्ट वाले पॉइंट्स रिवाइज हो जाएंगे, मेरे एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी, मेरा क्लास वर्क रिवाइज हो जाएगा, मुझे टीचर ने जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है वो रिवाइज हो जाएगा। खत्म, बात खत्म। मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में। दिस इज वेयर यू शाइन। एनसीईआरटी, क्लास नोट्स, एडवांस बुक, एमसीक्यू, PYQ, ये सब एक जगह पे होने चाहिए, ऑल इन वन प्लेस एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। लैंग्वेज कौन से मैं बनाऊं? लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए, इजी, कंसाइज, प्रिसाइज, यानी कि आपके अपने हैंड रिटन लैंग्वेजेस बहुत इजी होने चाहिए समझने के लिए, कंसाइज होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि प्रिसाइज, टू द पॉइंट, फटाफट रिवाइज हो जाए। स्टोरीज कनेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हिस्ट्री में आपको स्टोरीज कनेक्ट करना चाहिए, राइट? हिस्ट्री की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि टाइमलाइन में याद कर रहा हूं, लेकिन उसको याद करने, डेट्स याद करने से पहले मुझे भी पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी क्या है, या
अशोक की स्टोरी क्या है, या बिंबिसार की स्टोरी क्या है, या बिंदुसार की स्टोरी क्या है। स्टोरी पता होगी फिर फैक्ट पता होगा। कभी भी पहले फैक्ट मत पढ़िएगा। जब आप मेरे साथ हिस्ट्री की लेक्चर्स करेंगे, आई विल मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ योर हिस्ट्री लेक्चर्स आपको स्टोरीज और फैक्ट्स दोनों क्लियर हो जाए। फाइनमैन की एक टेक्निक है। रिचर्ड फाइनमैन एक फिजिसिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि आपको रिवाइज कैसे करना चाहिए। स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी कि पहले बार जो आपने क्लास में पढ़ा वो पढ़िए, उसको समझिए, अपने एक फ्रेंड को पकड़िए, उसको समझा दीजिए, फिर 2 दिन बाद वापस उसको याद कर लीजिए, पढ़ने के लिए कोशिश करिए, और ऑलमोस्ट 4 दिन बाद उसको वापस याद करते हुए, रिकॉल करते हुए लिख लीजिए। बस 3 टाइम ये स्पेस्ड रिवीजन होना चाहिए, 2, 4 और 6 दिन के बीच में। जैसा ही ऐसे होता है वो फैक्ट आपके दिमाग से कभी नहीं जाएगा, बशर्ते आपको लिखना हो। यू हैव टू राइट इट, राइट। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं नीरज चोपड़ा की। आप देखते हैं कि वो जैवलिन थ्रो करते हैं। जैवलिन उतनी भारी चीज नहीं है जितनी भारी चीज यहां पर वो उठा रहे हैं। वो अपने घर में जिम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो डंबल्स उठा रहे हैं, यानी कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जब वो जैवलिन थ्रो करने जाते हैं तो वो क्या डंबल्स लेके जाते हैं? नहीं ना, वो सिर्फ जैवलिन लेके जाते हैं। यानी कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, वो स्टूडेंट को याद करना या देखना, आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो भारी भरकम इतने सारे नोट्स लेके जाएंगे, और आप क्या लेके जाओगे? वो येलो चिट्स। बस आप जैवलिन लेके जाओगे क्योंकि आपने घर पे वो भारी भरकम नोट्स को प्रिपेयर किया है, क्लास वर्क उसमें डाला है, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह डाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टेस्ट वाली शीट्स अलग लेके जाते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि अरे भैया अलग से मुझे टेस्ट प्रिपेयर करना है। नहीं, ऐसी गलती मत करना। एग्जाम में बस आपको अपने भाले पर, अपने नोट्स पर, अपने रिवीजन टैक्टिक्स पर भरोसा होना चाहिए। 50 सोर्स होंगे, आप उसी में भूल जाओगे। पता चला किताब एक बैग छूटी गई है, रिवाइज करने के दिन रिवाइज ही नहीं हो रहा है ना। लाइब्रेरी नहीं बनाना है अपने आप को, यू हैव टू मेक इट श्योर। सो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगेन, हर स्टूडेंट की अपनी अपनी टेक्निक होती है। इट्स द जॉब ऑफ अ टीचर टू टेल द बेस्ट थिंग दैट ही थिंक्स। मुझे ये लगता है कि नोट्स बनाने में ये आपकी मदद सबसे ज्यादा करेगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे टेलीग्राम पे जरूर कनेक्ट करें और क्वेश्चंस पूछें। साथ ही साथ वापस मैं अपने डियर स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं, ये हमारा आखिरी बैचेस है, वन ऑफ द फ्यू फाउंडेशन बैचेस दैट वी आर लॉन्चिंग। P2I बैचेस की डिमांड बहुत ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गवाएंगे। ऐश लाइव कोड यूज करेंगे एंड देन यू विल मेक इट श्योर कि आप नोट्स बनाना और साथ ही साथ रिवाइज करना। आई एम श्योर कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें खत्म हो गए होंगे, लेकिन इससे भी अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विथ मी, यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द चैनल आउट देयर and I'll be more than happy to guide you through the notes making. Particularly आइडिया ये है कि मेंस के दरवाजे पर जाकर आप कभी वापस नहीं जाएंगे। स्टडी IQ के स्टूडेंट हैं आप, और स्टडी IQ के स्टूडेंट वापस खाली हाथ नहीं लौटते हैं। आपको मेंस क्लियर करके ही वापस आना है, राइट? So that we'll see you and train you for interview. So I hope you like my presentation. Thank you for watching it. My name is Ashish. See you at Study IQ classes. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।